नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फ्रीबी कल्चर या फिर रेवड़ी कल्चर से हम सभी वाकिफ़ हैं। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे वादे करती है वोटर्स से, हमसे, आपसे, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, केवल कुछ चीज़ों पर काम किया जाता है। इनको जनरल भाषा में हम फ्रीबीज़ का नाम भी दे सकते हैं, जो कि बेसिकली इज़ टू अपीज़ द वोटर्स, ताकि वोट उस पार्टी को मिल सके। इस संबंध में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर की डिबेट को फिर से गर्म कर दिया, या फिर से चर्चाओं में बहुत ज़्यादा आ गई है, और बहुत हर तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। इवन एक प्ली भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां पर फ्रीबीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। इस सब के बीच में इलेक्शन कमीशन ने भी निर्देशित कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या एक प्रपोज़ल दिया है जिसमें कि वो एक प्रपोज़ल भेजेंगे टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कि वो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करे कि कहाँ से वो जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं फुलफ़िल होंगे और वो कैसे फुलफ़िल होंगे। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो निर्देशन दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट्स पार्टीज़ टू डिस्क्लोज कॉस्ट ऑफ रेवड़ी, कितने की कहाँ से आ रहा है वो फाइनेंस, एंड कैसे इसको फंड किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक तरह से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर द कंडक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, जो कि संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए, फ्रीबीज़ या रेवड़ी डिबेट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इलेक्शन कमीशन ये प्लान कर रहा है कि जल्दी ही वो एक कंसल्टेशन पेपर को फ्लोट करेगा टू ऑल दी पार्टीज़, जिसमें सभी पार्टीज़ को डिटेल्स देनी होंगी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोमिसेस मेड। जो भी वो प्रोमिसेस, जो भी वो वादे करते हैं अपने वोटर्स से इलेक्शन के पहले, वो असेंबली इलेक्शन हो सकता है, वो जो लोकसभा का इलेक्शन है वो हो सकता है, और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो वोटर है वो थोड़ा उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या वादे पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेजरली इसी उद्देश्य से ऐसा किया जाने की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जानते हुए कि कोई भी लेजिस्लेटिव स्पेस नहीं है जो डिफ़ाइन करती है फ्रीबीज़ को या फिर वेलफेयर को, ऐसा कहीं डिफ़ाइन नहीं किया, लेजिस्लेटिव स्पेस नहीं है, ये फैक्ट है, ये हमें पता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग चल रही है फ्रीबीज़ की पिटिशन पर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस संबंध में डिटेल में इसके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, उसी के बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा, कोई डिसीजन दिया जाएगा। तो ये पेंडिंग है प्ली अभी। फ्रीबीज़ को कहीं ना कहीं वेलफेयर से कनेक्ट करके दिखाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि दीज आर वेलफेयर स्कीम्स, और ये कहीं ना कहीं DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अलाइनमेंट में बोली जाती हैं कि जो जनता से प्रोमिस किए जाते हैं, जो उनको चीज़ें दी जाती हैं, वो उनके वेलफेयर के लिए हैं। तो ये अभी डिबेट ही चल रही है किस सीमा तक ये अलाउड होना चाहिए। इस सब के बीच में इलेक्शन कमीशन चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलैबोरेट करें अपने रैशनल पे फॉर अनाउंसिंग सच प्रोमिसेस एंड दी फाइनेंसिंग प्लान फॉर देम, कि वो जो भी वादे करती हैं ना, जो भी जिस तरह के वादे किए जाते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, रैशनल क्या होता है, और उसका प्लान क्या है, उसको फंड कैसे करने के बारे में वो सोच रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन की फ़िलहाल एक तरह से इच्छा है, या इलेक्शन कमीशन ऐसा करना चाहता है, या ये प्रपोज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं रोका जा सकता फ्रॉम मेकिंग द प्रोमिसेस, ऑब्वियसली इट इज़ पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसीजर कि भाई वो जाएंगे, कैंपेन करेंगे, इट इज़ अबाउट इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कंपेटिटिवनेस। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से अपने आप को बेहतर दिखाना होगा ताकि वोटर्स उनको वोट करें, जिसके लिए वादे किए जाते हैं। तो रोका तो नहीं जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा करने से, लेकिन वोटर के पास भी तो ये अधिकार है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई ये जो चॉइसेस उनको दी जा रही हैं वो कैसे पूरी होंगी। इस तरह की बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट्स, PDFs और शेड्यूल्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों आप मुझे, मेरी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, सबसे पहले फ्रीबीज़ समझ लेते हैं। देखिए, फ्रीबीज़ वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं, फ्रीबीज़ क्या है। इलेक्शन का जब समय होता है ना, तो ये ऐसा समय है जब अचानक से पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो जागरूक हो जाती हैं और उनको ये महसूस होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के बारे में वादे, उनको रिजॉल्व करने के लिए वादे, प्रोमिसेस करने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फ्री बिजली, पानी, सस्ता गेहूँ, सस्ता अनाज, सस्ता फ्यूल,
बाइसिकल, फोन्स, लैपटॉप्स, वैट्स ऑफ कैश एटसेट्रा, ये अचानक से हमारे समक्ष आ जाता है। मतलब एकदम से जागृति आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और ये सारी चीज़ें प्रॉमिस की जानी शुरू हो जाती हैं। तो ये ही फ्रीबीज़ हैं बेसिकली। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हमें डिस्क्लोज़ कर दीजिए, ये चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, ये प्रपोजल है कि प्लीज़ इलैबोरेट डिस्क्लोजर बाय पार्टीज़। चाहते हैं कि वो भाई जो भी आप प्रोमिस कर रहे हो ना उसको डिस्क्लोज़ करें, डिटेल में डिस्क्लोज़ करें कि कहाँ से फंडिंग होगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे आप प्रपोज कर रहे हो। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी से ये एक तरह से जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है वोटर्स का राइट है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू लेट वोटर्स कंपेयर पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऑब्वियसली मैंने आपसे कंपटीशन की बात की, इलेक्टोरल कंपटीशन में पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू प्रूव, इलेक्शन इज ऑल अबाउट कंपटीशन बिटवीन द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, तो उनको अपने आप को बेहतर प्रूव करना होता है। ऐसे में जब कंपैरिजन हो पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो उनको ये पता होना चाहिए, वोटर्स को ये पता लगना चाहिए, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से वादे पूरे हो सकते हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं जो उनसे किए जा रहे हैं, ताकि वो अब एक इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ वोटिंग के लिए जाएं, सिर्फ बातों के हिसाब से वोटिंग के लिए ना जाए, उनके पास एक इन्फॉर्म चॉइस हो, विद इन्फॉर्मेशन चॉइस हो। दिस इज़ व्हाट इलेक्शन कमीशन ने एम्फेसाइज। ईसीआई ने प्रपोज किया है कि हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी जब भी कहीं पर भी इलेक्शन हो, ये डिटेल्स प्रोवाइड करें ऑफ द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जो भी प्रपोजल दिया जा रहा है, जो भी प्रोमिस किए जा रहे हैं, उसमें जो भी डिटेल ऑफ टैक्सेस हैं, जो भी खर्चा आएगा, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें to the voters, to the Election Commission of India, so that can be made public for the voters। और उसके लिए एक फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन तैयार कर देगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो चाहते हैं कि वो पार्टीज़ को बुलाएं कंसल्टेशन के लिए ऑन पेपर बिफोर इट मेक नेसेसरी चेंजेस इन दी MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अहेड ऑफ द इलेक्शंस। अभी हाल ही में कुछ इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं और 2024 में हम सभी जानते हैं केंद्र के इलेक्शंस हैं, तो इससे पहले कि इलेक्शंस आएँ, अगर चेंजेस करने हैं MCC में तो वो करने से पहले इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि पार्टीज़ आए और उनसे कंसल्ट किया जाए। क्विकली आई टेल यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। MCC ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सभी अलग अलग दलों की सहमति से बनाया हुआ एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको सभी फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, इट इज़ डिराइव्ड, इट इज़ क्रिएटेड बाय द कंसेंसस ऑफ ऑल द पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली बार करता है, डिनाई करता है कैंडिडेट्स या पार्टीज़ को कि वो किसी भी पब्लिक स्पेस का इस्तेमाल ना करें, प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल ना करें इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, गवर्नमेंट व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट्स का, ऑफिशियल्स का इस्तेमाल ना किया जाए इलेक्शंस में। और इसके अलावा जब भी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, मंत्रियों की बात कर रही हूँ, कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो ना तो कोई फाउंडेशन स्टोन्स ले करेंगे किसी प्रोजेक्ट की, ना ही वो बड़ी पॉलिसी के डिसीजन लेने की बात करेंगे, ना प्रोमिस करेंगे ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। मिनिस्टर्स, सरकारी लोग, सरकार में जो मंत्री हैं वो लोग कैंडिडेट कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं, बट नॉट दी मिनिस्टर्स। ठीक है, उससे एक एडवांटेज मिल जाता है टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें MCC में आती हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन में कुछ इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। नाउ आइडिया या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि फिजिकल या फाइनेंशियल क्वांटिफिकेशन जो हो रहा है प्रॉमिस का, इफ़ इट इज़ जैसे कि मतलब पता लगे एक्चुअली जो भी प्रोमिस किए जा रहे हैं उसको फिजिकली फाइनेंशियली क्वांटिफाई किया जाए, देखा जाए कि भाई सपोज़ कीजिए अगर फार्म लोन को वेव करने की बात कर रहे हैं कि इसका वेवर के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, तो क्या ये सभी किसानों को अवेलेबल होगा, ये डिस्क्लोज़ किया जाए, ये बताया जाए, या केवल छोटे किसानों के लिए होगा या मार्जिनल किसानों के लिए होगा, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके अलावा फंडिंग कहाँ से आएगी, हाउ विल इट बी फंडेड गिवन द कमिटेड एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? ऑलरेडी डेवलपमेंटल और कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जो सेंटर या स्टेट के द्वारा डिसाइडेड होता है, उसके अलावा फंडिंग कहाँ से आएगी इसके लिए? तो इस तरह के क्वेश्चंस को लाया जा सके लाइमलाइट में या लोगों तक पहुँचाया जा सके, इस उद्देश्य से ये प्रपोजल है। इसी के अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो बेसिकली 2 हफ्ते पहले लग जाता है जनरली, या ना नहीं 2 हफ्ते पहले क्या मतलब बेसिकली इलेक्शन अनाउंस होने के बाद लग जाता है, उसके बाद से नए फाउंडेशन स्टोन्स, नई पॉलिसीज़ मिनिस्टर्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए। यहाँ पर ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि इसको भी एडवांस किया जा सकता है
और नीड नॉट नेसेसरीली हैव टू वेट फॉर द ECI टू अनाउंस द पोलिंग शेड्यूल। मतलब ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन अपना पोलिंग शेड्यूल अनाउंस करे उसके बाद ही MCC लगेगा, उसको और पहले भी लगाया जा सकता है। इसके बारे में भी बात चल रही है। द प्लान इज़ टू ब्रिंग द टॉपिक ऑफ फाइनेंसिंग स्कीम्स, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, एंड द प्रूडेंस इनटू द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको क्या लगता है इससे क्या डिफरेंस आने वाला है? अभी ये प्ली पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, भी अलग अलग पार्टीज़ अपने स्तर पर इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। कहा जाता है कि फ्रीबीज एंड वेलफेयर, इन दोनों को कई बार इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने का प्रयास भी किया जाता है, और बहुत सारी डिबेट्स हैं इसको लेके, आप सभी आई एम श्योर आप जानते होंगे। इलेक्शन कमीशन के इस तरह के डिसीजन से या इस तरह की जो प्रपोजल है उससे आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली बदलाव आ सकता है इलेक्शन की प्रक्रिया में, और जो ऐसे वादे किए जाते हैं जस्ट टू अपीज द वोटर्स, क्या उसमें कुछ कमी आएगी, या कितना इफेक्टिव होगा ये तरीका? प्लीज़ कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ व्हाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, प्लस दी रिजल्ट्स। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। एक्चुअली हम ना यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, वादे किए जाते हैं, अब हम आपको बोल रहे हैं हम आपको ये देंगे, ये आपको मिलता है, बताया गया, और साथ में इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। वी आर नॉट जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस विच आर नॉट ट्रू, दीज आर ट्रू फैक्चुअल थिंग्स। सो इस तरह की डिस्क्लोजर की बात यहाँ पर चल रही है जो हम रिलेट कर सकते हैं विद द प्रोमिसेस दैट पीपल मेक। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 दोस्तों। किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप ये कोड यूज़ कर सकते हो टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। बैचेस 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं बाय इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। अभी जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। आप ले सकते हैं अनअकैडमी के नोट्स 2.0 लोएस्ट प्राइस पे। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो ये आपको और डिस्काउंटेड मिल जाएंगे। गो अवेल नाउ। यहाँ पर आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के साथ हैं। मेंस क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। टाइमलाइन माइंड मैप्स हैं आपके रिवीजन के लिए। सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव नोट्स। इसके अलावा UPSC ड्रीम को फुलफिल करने के लिए 0% EMI के साथ लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं हमारे साथ। डाउट ब्राउज फीचर में जाकर अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं आप। आपको 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे एंड यू कैन clear all your doubts and confusions. So that's it from my side. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get the notification about our latest updates. And before winding up, a very happy Dussehra to all of you. Thank you so much.